दोस्तों, ईरान में इस वक्त आग लगी हुई है, जल रहा है ईरान। इस टाइम पूरे ईरान के अंदर उसके लीडर खमेनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। वहां खमेनी की तस्वीरों को आग लगाई जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और अब यहां से ईरान की कहानी कहां तक जाएगी, इस वीडियो में आज उसी की बात करने वाले हैं। Now let's shift our attention to Iran, where protests have been on for more than 10 days now and the situation is getting out of hand. Protesters clashed with Iran security forces. Reports say they were chanting slogans against the regime. Iran security forces responded with tear gas, and from there the situation got out of hand. All right, a wave of demonstrations driven by Iran's worsening economic crisis has entered its 9th day as US President Donald Trump renewed warnings of possible US intervention. दोस्तों, ईरान में जनवरी 2026 के शुरुआती दिनों से ही इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस के खिलाफ शुरू हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन अब भारी तादाद में एक बड़ा रूप ले चुके हैं। ये अब 13 दिनों में भी जा चुकी है। सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट कर रखा है, जिससे प्रदर्शन कर रहे लोगों की कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथ अफेक्ट हुई है और कॉन्टैक्ट टूटा है। साथ ही ईरान के अंदर इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए भारी तादाद में पुलिस और फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वहां के लोगों का गुस्सा और भड़का रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान के अंदर हो रहे इतने बवाल को दुनिया से छिपाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कोशिशें ऐसी भी हैं कि मीडिया ब्लैकआउट करके वहां के लोगों को पूरी तरह से डिमोरलाइज कर दिया जाए, ताकि उनके बारे में कोई भी खबर बाहर न आ पाए। आंदोलन करने वालों के अभी भी वही सिंपल से सवाल हैं। ईरान की करेंसी रियाल की भारी गिरावट, महंगाई और बेरोजगारी से उपजे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस ने लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया है और ईरान से शुरू हुए इस प्रदर्शन को दुनिया भर में वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन अब ये ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी के खिलाफ खुले तौर पर एंटी रिजीम प्रोटेस्ट में ये प्रदर्शन बदल चुका है। तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब पूरे देश के 22 प्रोविंसेस में फैल चुका है, जहां 116 से अधिक प्रदर्शन दर्ज किए गए। इसमें भारी वायलेंस भी रिपोर्ट की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बड़े पैमाने पर अपना सबसे चैलेंजिंग टाइम लंबे टाइम के बाद देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेडली फोर्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। कम से कम 51 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, ऐसा बोला जा रहा है, जिसमें 9 नाबालिग शामिल हैं। सैकड़ों घायल भी हुए। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों, बैंकों और IRIB ऑफिसेज में आग लगा दी है, जबकि खमेनी ने सपोर्टर्स के खिलाफ कोई नरमी न दिखाने का ऐलान किया है। खमेनी ने 9 जनवरी को एक बेहद ही तल्ख भाषण दिया, जिसमें प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी प्रेसिडेंट को खुश करने वाला बताया और ये दमन जारी रखने की चेतावनी दी। खमेनी के हिसाब से ये सारा प्रोटेस्ट अमेरिका के कहने पर हो रहा है और उसकी ही ग्राउंड इंटेलिजेंस के बाद से ईरान के अंदर ही एंटी रिजीम ऑपरेशन शुरू हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस दावे में भी काफी दम है। इसके साथ ही IRGC को लोकल पुलिस की तरह तैनात किया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों की स्ट्रेंथ काफी लिमिटेड हो रही है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रदर्शनकारियों के लिए आवाज उठाई और कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पर किसी तरह की सख्ती बरती गई तो अमेरिका इसकी कड़ी प्रतिक्रिया देगा। ये सीधी ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी है। इजराइल ने भी इन प्रदर्शनों का समर्थन किया है, जिससे तनाव बढ़ गया है। अब दोस्तों, इस प्रदर्शन को देखने के बाद कई लोगों का कहना है कि जल्द ही ईरान भी दूसरा वेनेजुएला बन सकता है। जियोपॉलिटिक्स के जानकार लेकिन इसे सही नहीं मानते। उनका कहना है ऐसा कभी नहीं होगा। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि ईरान वेनेजुएला जितना छोटा देश नहीं है और अमेरिका से काफी दूर है। दूसरा ये कि अमेरिका ये जानता है कि ईरान अभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चुपके चुपके दुनिया से छिपाकर चला रहा है। ऐसे में अगर खमेनी पर जरूरत से ज्यादा दबाव हुआ तो ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए यह काफी विनाशकारी सिद्ध होगा, खासकर इजराइल के लिए, क्योंकि ईरान ने क्लियरली बोला था कि उसका पहला बम बनते ही वो इजराइल पर निशाना लगाएगा। अब जानकारों का यह भी कहना है कि भले ही ईरान वेनेजुएला न हो, लेकिन वो अमेरिका की आंख की किरकिरी तो है, जिसको अमेरिका जल्दी से जल्दी निपटाना भी चाहेगा। Very carefully, I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहले तो ईरान रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हुती को अपना सपोर्ट देता है। इसके साथ ही ईरान का चल रहा परमाणु कार्यक्रम इन आतंकी ग्रुप्स के हाथ में वो बम भी दे सकता है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और सबसे ज्यादा डर इससे अमेरिका को ही लगता है। ये ग्रुप्स मिडिल ईस्ट सेंटर्स में आतंक फैलाने के लिए तैयार रहते हैं और इंस्टेबिलिटी फैलाते हैं। अमेरिका की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है, जो ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई चेन को अफेक्ट करता है। ये इलाका ही दुनिया के 20 से 30% कच्चे तेल और 1/3 LNG के ट्रांसपोर्ट का रास्ता है। इस वजह से अमेरिका जिस ग्लोबल ऑयल मार्केट को अफेक्ट करना चाहता है और प्राइस कंट्रोल करना चाहता है, अमेरिका वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ईरान बीच में आ रहा है। वहीं ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और समुद्र पार हमलों की कैपेसिटी अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगियों जैसे इजराइल, सऊदी को सीधे खतरे में डाल सकती है। JCPOA समझौते के बाद भी ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस जारी हैं, जो अमेरिका को मिलिट्री ऑपरेशंस या कड़े रिस्ट्रिक्शंस के लिए मजबूर करती रहती है।
अब देखिए, ईरान की जियोपॉलिटिक्स की बात करें, उसके लोकेशन की बात करें, तो ये मिडिल ईस्ट का सेंटर है। ये रूस चीन कोलिशन का हिस्सा बन रहा है, जबकि अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रुकना सीधे ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। रीजनल सुपीरियरिटी के लिए और उसकी होड़ में ईरान का कमजोर होना अमेरिका के इंटरेस्ट में है, लेकिन साथ ही ईरान रिजीम का टूट जाना भी एनार्की को प्रमोट कर सकता है। इसके अपने रीजन है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ये पावर बैलेंस को बिगाड़ सकता है। इससे रीजनल प्रॉक्सी वॉर एक ग्लोबल चैलेंज में बदल सकता है, जो ग्लोबल स्ट्रगल भी पैदा करेगा। एट प्रेजेंट वहां प्रदर्शनों के बीच बनी इंस्टेबिलिटी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो सकता है। इसी जगह से भारत का 85% ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और अगर ऐसा होता है तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ये एक ऑयल क्राइसिस पैदा कर सकता है, जिससे अमेरिका, चीन और रशिया जैसी महाशक्तियों का टकराव पॉसिबल है। ईरान के पतन से लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, यमन के अंदर हुती और इराकी मिलिशिया जैसे ग्रुप्स अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे, जो इजराइल, सऊदी और अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर सकते हैं। इससे इजराइल हिजबुल्लाह वॉर भड़क सकता है, जो सीरिया और लेबनान तक फैलकर रीजनल वॉर का भी रूप ले सकता है। यह सीधे ग्लोबल सुपर पावर जैसे ईरान को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानने वाले रशिया और चीन अपना क्रूड ऑयल बचाने के लिए सीधे अमेरिका से भी भिड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी इस इलाके पर अपना कंट्रोल करने आगे बढ़ेंगे। ये सीधे इजराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ है। जिस इलाके में ईरान जैसी पावर कमजोर पड़ जाए तो वहां के वैक्यूम में आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस अपना हिस्सा तो ढूंढने आते ही हैं। ये ऐसे इलाकों में आईसिस जैसे आतंकी संगठनों को भी मजबूत करेगा, जो यूरोप और एशिया तक फैल सकते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरान का चाहे कुछ हो या न हो, लेकिन अगर अमेरिका को यह लग रहा है कि वो खमेनी को ईरान की धरती से उठाकर वैसे ही ले जाएगा जैसे निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उठाकर ले गए हैं, तो यह अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। अमेरिका ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों, दुनिया भर की बात तो हमने कर ली, लेकिन इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, और भारत के अंदर बैठे कुछ दोगले लोगों की बात करते हैं, जो नेपाल और बांग्लादेश में रिजीम चेंज को तो हमेशा सेलिब्रेट करते हैं और जेनजी का आंदोलन इसे बताते हैं, लेकिन ईरान में जो चल रहा है आंदोलन, उस पर ये सो कॉल्ड लिबरल्स या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के 14 आजकल चुप हैं, एकदम लंबी खामोशी। ईरान में महिलाएं फिनेंशियल मुश्किलों और सख्त इस्लामी कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। खोमेनी की तस्वीरें जला रही हैं, उसी तस्वीर से सिगरेट सुलगा रही हैं और बिना हिजाब के नारे लगा रही हैं। इसके बावजूद कोई उनको यो गर्ल यो और जेनजी अप्रिसिएशन ट्वीट करके नहीं बता रहा है यहां भारत में। ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश और नेपाल में हुए प्रोटेस्ट को देखकर गमछा घुमा घुमा कर नाच रहे थे, लेकिन आज चुप हैं। ईरान के केस में ये सब चुप हैं, है कि नहीं मोदी जी? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक ऐसा आंदोलन जो 250 से ज्यादा शहरों में फैल गया है, वहां 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वहां ये बवाल क्यों हो रहा है और लोगों की आवाज दबाई जा रही है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा भारत में। ऐसे लोगों पर अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये वही हैं जो बांग्लादेश और नेपाल के रिजीम चेंज पर उंगली तोड़ तोड़ के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, लेकिन आज सारे चुप हैं। कहां मर गए बे? हेलो। खैर, ऐसे दोगले लोगों पर आप क्या सोचते हो? क्या है आपकी ओपिनियन? कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। और अमेरिका का रोल कितना खतरनाक लगता है आपको ईरान के इस पूरे क्राइसिस में, और यहां से ईरान कहां पहुंच सकता है? आप अपने अंदर के एक्सपर्ट को निकालो, कमेंट करके हमें बता डालो। बाकी हमारे टीआरपी चैनल पर जाना, अवध ओझा सर के साथ एक पॉडकास्ट हमने किया है, देखकर आपको फुल फील आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।